नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। संभल में गैर एलानिया कर्फ्यू के हालात, जिले के बाहर से किसी सियासी या सामाजिक शख्स के दाखिल होने की इजाजत नहीं। अखिलेश यादव ने संभल में तशद्दुद के लिए रियासती सरकार को ठहराया जिम्मेदार, राहुल ने भी यूपी सरकार को बताया जानिबदार। दिल्ली में फिलहाल नाफिज रहेगा ग्रैब 4 मंसूबा, फिजाई आलूगी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पाकिस्तान में इमरान खान के हामियों ने इस्लामाबाद की जानिब किया मार्च, मुतालबात माने जाने तक धरने का ऐलान। और भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान नारेबाजी के बाद हुए तशद्दुद के बाद हाई अलर्ट है और गैर एलानिया कर्फ्यू के साथ साथ जिले की सरहदों पर सख्त चेकिंग चल रही है। जिले के बाहर से किसी भी समाजी या सियासी जमात से वाबस्ता शख्स बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। वाज़ेह है कि संभल की शाही जामा मस्जिद का इतवार को दोबारा सर्वे किए जाने के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही खबरों के मुताबिक मस्जिद का चंद रोज पहले भी सर्वे हो चुका था, लेकिन इतवार को दोबारा सर्वे के दौरान सर्वे करने वाले के साथ पहुंचे कुछ लोगों ने नारे लगाए थे, जिसके बाद इस सर्वे से नाराज लोग भी मुश्तइल हो गए। लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें इंतजामिया के जरिए 4 लोगों के मारे जाने की तस्दीक पहले ही की जा चुकी है, लेकिन देर रात तक यह तादाद 5 तक पहुंच गई थी। कोतवाली पे और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। जिया और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के संभल में हालात हालांकि पुरअमन है। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने ये इत्तला देते हुए बताया है कि वहां लगातार निगरानी रखी जा रही है, मामले की जांच की जा रही है और उसी की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क और एक मकामी एमएलए के बेटे के खिलाफ लोगों को भड़काने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। संभल में पथराव के वाकयात पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर दीपक राठी ने जो जख्मी हो गए थे, उन्होंने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को भी मुलजिम बनाया गया है। इन वाकयात में 15 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शाह फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोट एंड अनकोट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे एसडीएम रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पांव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संभल
उनके द्वारा उनके पांव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पांव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ जिनके पांव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट से वहां पे घर की 2 महिलाओं ने ईटें दागी और उनके घर के बगल से वहां से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पांव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंदी है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। रहमान सांसद ही है ना या कोई और? जिया और रहमान पुत्र ममलूक और रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर पीएम रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है? हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है, ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे, तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने संभल के नाखुशगवार वाकयात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है कि लगता है कि बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है, इसलिए बीजेपी ने पूरे मुल्क को मणिपुर बनाने की ठान ली है। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे,
जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करती हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय नफरत भड़काए रखना चाहता है? कौन चाहता है कि हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने नफरत की राजनीति करता है? इस देश को बांटने के एजेंडा आखिर भाजपाई और योगी मोदी क्यों चला रहे हैं? और क्या मिलेगा आपको मेरे देश को जलाकर? मैं तो आशा ही कर सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और ऐसे बाकी मामलों पर भी स्वतः संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम उठाएगा। शांति और सौहार्द के बिना जीना नामुमकिन है। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज बिना शांति के पनप नहीं सकते। और एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाने वालों के अपने बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर भयंकर मौज काट रहे हैं। तो फैसला आप कीजिए, क्योंकि आज चलने वाली गोली में अगर 17 साल के नईम की मौत हुई है तो कल दंगे में वो गोली आपके 17 साल के बेटे नवीन पर भी चल सकती है। सोचिए, ये भाजपाई आपको नफरत की आग में झुलसाकर क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने संभल के फसाद को रियासती सरकार के जरिए कराया गया फसाद बताया है। उन्होंने माहौल खराब करने के लिए पुलिस और इंतजामिया के साथ साथ रिट दायर करने वाले लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने जिम्मेदार अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल करने और उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाए जाने का मुतालबा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे एमपी जियाउर रहमान संभल में थे ही नहीं, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस अफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें।
उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संभल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी की बात, समाजवादी पार्टी के पार्लिमानी रुकन रामगोपाल यादव ने मुतालबा किया है कि संभल में हुई फायरिंग के लिए वहां के कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार हैं और उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संभल के वाकयात को अयोध्या से समाजवादी पार्टी के एमपी अवधेश प्रसाद ने भी अफसोसनाक बताया है। जब वो वहाँ थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहाँ थे वहाँ? तो सब झूठ है सब। सर, क्या मांग करेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? और हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। आज भी सर राज्यसभा एडजर्न कर दी गई है। राज्यसभा एडजर्न कर दी गई। हम लोगों ने मामला उठाया था, इनका नोटिस था सस्पेंशन का, नहीं दिया। जब ये कहा कि अगर बोलने नहीं दोगे तो बैल में आ जाएंगे, तो इसलिए तो घटना दुखद है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अब कोई अग्रिम इस तरह का प्रिय घटना न हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा है कि संभल के वाकयात यूपी सरकार की नफरत की सियासत का नतीजा है। पूरी रियासत में सरकार नफरत की सियासत कर रही है। उन्होंने वहां लोगों के मारे जाने की अदालती जांच का मुतालबा किया है। पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकार संभल में जो घटना हुई, उससे पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की जो राजनीति कर रही है, उसका ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम है। सर, एक पक्षीय कार्रवाई का भी आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लग रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि एक पक्षीय कार्रवाई सरकार की तरफ से की। नहीं, ये पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति और प्रताड़ित करने की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से वहाँ 5-5 लोग मारे गए हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी जिस तरीके के जो इसमें लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ निर्णयात्मक कार्रवाई, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आप लोग मौन करने जा रहे हैं? निश्चित तौर से हम मौन भी करने जा रहे हैं और आने वाले समय में पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन मैं स्वयं संभल जाऊंगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो स्थितियां चल रही हैं, उसमें पूरी सरकार, पूरे लोग इसमें शामिल हैं और हम सब लोग वहां जाएंगे और जाकर वहां की वस्तुस्थिति से अवगत की चीजें हो रही हैं। जहां तक जानकारी है कि एक बार पहले सर्वे वहां हो चुका था,
तो दोबारा वहाँ भेजने का कोई औचित्य नहीं था। और जानबूझकर ये पूरे प्रदेश के अंदर जो एक नफरत की राजनीति करना चाहती है भाजपा की सरकार, उसको इन्होंने जानबूझकर, कल की जो घटना है पूरी सुनियोजित है और जानबूझकर की गई घटना। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को गुंडा मवाली में बदल दिया गया है, जो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नफरत ही नहीं फैला रही है, किसी भी तरह से मुल्क को तोड़ना चाहती है। तो क्या लग रहा है आपको? जो लग रहा है वही सच्चाई है। पूरी तरीके से जो है विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों का गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब आईपीएस अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पे अगर लोग इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट है। इनके नफरत के डिजाइन को हम लोग जानते हैं। अगर कहीं भी इस तरह का प्रयास अगर बिहार में अगर कोई करेगा तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार को लेना चाहिए। ये हिम्मत थोड़ा आप लोग थोड़ा नीतीश कुमार जी को घेरिए, उनसे जवाब लेके दिखाइए। बीजेपी के एमपी दिनेश शर्मा ने संभल के वाकयात में लोगों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अवामी नुमाइंदों को किसी बात पर लोगों को उकसाने के बजाय पुरअमन माहौल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का अगर मंतव्य किसी प्रकार का कोई डिस्कशन हो, किसी प्रकार की वार्ता हो या किसी उद्देश्य को लेकर कोई प्रश्न उठाने का हो तो समझ में आता है। आप केवल हंगामा करोगे और कोई चर्चा ना हो सके, इसके लिए शोर शराबा करके आप पीठ का अपमान करोगे, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं पर विपक्ष इससे ज्यादा अधिक कुठाराघात नहीं कर सकता। अब ये अलग बात है कि अभी विधानसभा चुनाव में पूरे देश में वो हारे हैं और हार की खींच है, लेकिन आप सदन को ना चलने दें, ये एक ऐसा इनका कार्य है जो विपक्ष के मंतव्य को दिखाता है। देखिए, लोग आज के समय में राजनीति वो लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट में सेहतमंद बहस होनी चाहिए। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपने सियासी मफाद के लिए जिनको अवाम ने नकार दिया है, वो पार्लियामेंट को भी मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं।
उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं, और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच दे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल अपने उरूज पर है। पिछले 1.5 साल से मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में बंद साबिक वजीर आजम और मशहूर क्रिकेटर इमरान खान की कॉल पर उनकी पार्टी ने एक बड़ा एहतजाज कर रही है। लाखों लोग मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में राजधानी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सरकार ने इन काफिलों को रोकने के लिए बहुत से इंतजाम किए हैं, मगर एहतजाजी लोगों के लॉन्ग मार्च में कोई भी रुकावट नहीं हो पा रही है। इस्लामाबाद में गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना देने पहुंच रहे लोगों ने ऐलान कर रखा है कि अपने सभी मुतालबात मनवाए बगैर यह एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा।